रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो चीज़ पढ़ेंगे वो है एक सेकेंड, वो है प्रिंसिपल की ड्यूटी टू एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ड्यूटी टू एजेंट। ये जो सेक्शन जो जहाँ पे प्रिंसिपल की ड्यूटी जो है रिगार्डिंग एजेंट डिफाइन की गई है वो है सेक्शन 222 से ऑनवर्ड सेक्शन 225 तक। इन तमाम सेक्शन में जो है प्रिंसिपल्स की ड्यूटी जो है वो डिफ़ाइन की गई है कि क्या प्रिंसिपल की ड्यूटी होगी। और लॉ में ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जहाँ पर एक पार्टी के अगर कोई लाइबिलिटी होती है तो दूसरी पार्टी की वो राइट होता है। अगर यहाँ प्रिंसिपल की ड्यूटी है तो इट्स मीन ये एजेंट के राइट है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 222 आ जाता है। इसमें यह बताया गया है कि एजेंट को जो है वो इंडेमनीफाइड करेगा कौन? प्रिंसिपल करेगा। अगर कोई भी कंसिक्वेंस ऑफ लॉफुल एक्ट, उसको कोई भी नुकसान हो जाता है, लॉस इनकर्ड होता है, तो उस सूरत में कौन इंडेमनीफाई करेगा? ऑब्वियसली उसको प्रिंसिपल करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑन द बिहाफ ऑफ अपने प्रिंसिपल पे जो है वो एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस सूरत में अगर कोई भी उसको लॉस इनकर्ड होता है तो वो इंडेमनीफाइड कौन करेगा? वो प्रिंसिपल करेगा। यही सेक्शन, सिर्फ इतनी, ये सेक्शन इतनी सी बात बताया। द एम्प्लॉयर ऑफ एन एजेंट इज बाउंड टू इंडेमनीफाइड हिम। अब जो प्रिंसिपल है वो बाउंड है कि क्या करे? वो इंडेमनीफाई करे किसको? एजेंट को। अगेंस्ट कंसिक्वेंस ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट डन बाय सच एजेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कन्फर्ड अपॉन हिम। अगर कोई भी लॉस उसको होता है, अगर कोई भी लॉफुल एक्ट करते हुए जो कि उसको ड्यूटी दी गई थी वो ही परफॉर्म करते हुए अगर उसको कोई जो है लॉस इनकर्ड होता है, तो उस सूरत में जो कि उसको अथॉरिटी दी गई थी कि ये काम किया जाए, उस सूरत में अगर कोई भी लॉस होता है तो फिर उसको इंडेमनीफाइड कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रिंसिपल करेगा, जिसके बिहाफ पर जो है एजेंट एक्ट कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू लूँ तो दो पार्टीज़ हैं हमारे पास। एक है मिस्टर ए, बल्कि इसको पी ही बना लेते हैं क्योंकि पी फॉर प्रिंसिपल एंड ए फॉर एजेंट। ठीक है, ये दो पार्टीज़ हैं। पी इज़ स्टैंड्स फॉर एज अ प्रिंसिपल हेयर और ए इज़ एजेंट। ठीक है, अब ये क्या करता है कि पी जो है इसको अथॉरिटी देता है, अथोराइज़ करता है, इसको पावर देता है, इसको ऑर्डर करता है किस चीज़ का? कि भाई वो परचेज़ करे, टू परचेज़ कह लें 100 kg राइस। ठीक है, फ्रॉम मिस्टर सी, ही इज़ अ थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन है ये। इससे जो है कितना 100 किलो जो है वो क्या क्या खरीदे? राइस खरीदे। अब ये क्या करता है, जब ये इससे ऑर्डर में इंटर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर ये क्या करता है कि ये रिफ्यूज़ कर देता है, फिर रिफ्यूज़ कर देता है। अब इस सूरत में अब ये सी जो है वो इसको जो है शू कर देता है कि भाई इसने जो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, इसके खिलाफ जो शू कर देता है तमाम एक्सपेंसेस जो भी हो। अब क्या होगा कि यहाँ पर ए जो है ना, एजेंट जो है ना, वो कौन ए जो है वो क्या कर सकता है? कंपनसेशन ले सकता है किससे? जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उसको, जो भी उसको नुकसानात हुए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को करते हुए, क्योंकि उसने उसको अथॉरिटी दी थी, उसने अपनी मर्ज़ी से ये काम नहीं किया था। ठीक है, तो अब वो बी को जो है वो उसके सारे एक्सपेंसेस ले सकता है, इंडेमनीफाइड करेगा प्रिंसिपल इसको। बस ये सेक्शन हमें इतना ही बताता है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है 223, एजेंट टू इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कंसिक्वेंस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ। ठीक है, वेयर वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट and the agent does the act in good faith, the employer is liable to indemnify the agent against the consequence of that act, though it cause an injury to the right of third person. गुड फेथ किसे बोलते हैं? गुड फेथ यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ना, गुड फेथ, यानी अगर एजेंट ने जो है कोई भी एक्ट परफॉर्म किया जो उसको जिसके लिए इसको बाउंड किया गया था कि ये आपने काम करना है, उसको उसने गुड फेथ में किया है, यानी विद गुड इंटेंशन। ठीक है, बोनाफाइडली उसने वो काम किया है। ठीक है, मेलाफाइडली नहीं, बोनाफाइडली उसने वो अपना एक्ट परफॉर्म किया है। प्रिंसिपल ने क्या किया? प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया, क्या अपॉइंट किया? एजेंट को, कि कोई एक्ट परफॉर्म करे। किसके लिए? कि भाई कुछ कोई भी एक्ट देता है उसको कि ये परफॉर्म करे, और उस एक्ट को जो है वो क्या करता है? एजेंट जो है उसको गुड फेथ में परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में जो है जिससे अब अगर इस गुड फेथ में परफॉर्म करता है लेकिन फिर भी जो है थर्ड पर्सन के राइट जो है इन्फ्रेंज हो रहे होते हैं, तो उस सूरत में ए जो है यानी प्रिंसिपल जो है वो क्या करेगा? इंडेमनीफाइड करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी सेक्शन 223 में भी। फॉर इंस्टेंस जैसे थर्ड पार्टी के राइट इन्फ्रेंज हो रहे हैं, इसके लिए हम एक अगर एग्जाम्पल लें तो ऐसे लेंगे कि भाई एक है हमारे पास पार्टी ए, एक है बी, एक है हमारे पास मिस्टर सी इज़ अ थर्ड पार्टी। ठीक है, प्रिंसिपल, एजेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि
ये इसको कुछ गुड्स देता है, ठीक है, एजेंट को गुड्स देता है कि इसको सेल करे। अब ये इसको जब सेल कर रहा होता है सी को, तो ये गुड्स का बी जब ये उसको गुड्स देता है तो बी को ये बात नहीं पता होती कि ए जो है वो रियल ओनर नहीं है इन गुड्स का, ठीक है, वो भले ही चोरी के हों या किसी भी तरह के। तो अब ये क्या करता है, ये जब सी को बेचता है तो सी देखता है ये तो गुड्स मेरे हैं, तो वो अब इसका रियल ओनर होता है, तो वो क्या करता है, उनको रिकवर करने के लिए गुड्स की पेमेंट जो है उसको शू कर देता है, जो भी खर्चा हुआ वो। अब वो ये तमाम कंडीशन में जो भी ये इसकी अदालती कार्रवाई हुई या जो भी एक्सपेंस इनकर्ड हुए वो तमाम कौन पे करेगा, ए इंडेमनीफाइड करेगा। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है 224 नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट। अब इसमें ये बताया गया है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट अगर कोई एजेंट परफॉर्म करता है तो प्रिंसिपल इंडेमनीफाई नहीं करेगा, प्रिंसिपल इज़ नॉट लाइबल इन दैट केस, ठीक है, उस केस में फिर प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा, प्रिंसिपल के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, कोई नॉन लाइबिलिटी। Where one person employs another to do an act which is criminal, the employer is not liable to the agent either upon an express or implied promise to indemnify him against the consequences of that act। अब इसमें ये क्या बताया गया है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें प्रिंसिपल जो है, ये फॉर इंस्टेंस ए है और ये बी को जो है एज अ एजेंट जो है अपॉइंट करता है, और किस ये प्रिंसिपल है, अब ये इसको एज अ एजेंट तो अपॉइंट तो करता है, लेकिन इसको बोलता है कोई ऐसा एक्ट करे जो कि अनलीगल है, लीगल नहीं है, ठीक है, इलीगल एक्ट परफॉर्म करे, ठीक है। अब अपॉइंट करता है अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म करने के लिए। अब वो भले ही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयड है, डजेंट मैटर, ठीक है। अब ये इंटर हो गया इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में, तो अब अगर ये जैसे फॉर इंस्टेंस अगर ये दोनों पार्टीज़ हैं, ए ने बी को अपॉइंट किया अपने बिहाफ पर, एजेंट है ये, और ये प्रिंसिपल है कि सी को जो है कोई इंजरी पहुंचाओ, कोई उसको जो है उसकी टांग तोड़ दो, कोई मार पिटाई कर दो उसकी कुछ भी, ठीक है, इस तरह की कुछ भी उसको जो है वो उसको मारो कुछ भी इस तरह की कुछ भी ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाता है। तो फिर ये क्या है कि अगर ये सी कर देता है और बी जो है ये कर देता है और सी फिर इसको जो है शो कर देता है इसके खिलाफ, ठीक है, तो फिर उसको जो भी खर्चा आएगा ये नहीं कह सकता कि मुझे ए ने कहा था तो ए से रिकवरेबल होगी, नहीं, क्योंकि वॉइड है, ये इट्स सेल्फ ही वॉइड है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर ही, कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ही अनलॉफुल है, तो फिर ये नॉट इन्फोर्सिबल बैला है। तो इस सूरत में बी ए को नहीं मजबूर कर सकता कि वो उसको पैसे दे, क्योंकि ये इट्स सेल्फ ही अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, अनलॉफुल है, ठीक है, तो इस सूरत में ये इससे रिकवर नहीं कर सकता। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है 225 कंपनसेशन टू एजेंट for injury caused by principal's neglects. The principal must make compensation to his agent in respect of injury caused to such agent by the principal neglect or want of skill। अब क्या है, अब इसमें ये है कि अगर कोई प्रिंसिपल जो है वो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से इसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो ऐसे उसको कंपेल कर देता है एजेंट को जिस काम के लिए वो स्किल्ड ही नहीं है, उसको कहता है कि ऐसा काम करने के लिए, फिर वो स्किल्ड ही नहीं है, तो फिर उसको क्या होता है कि उस काम को परफॉर्म करते हुए एजेंट जो है वो इंजर हो जाता है, उसको किसी किस्म की इंजरी हो जाती है। तो फिर उस सूरत में अगर एजेंट को कोई इंजरी काज हो जाती है किसकी नेग्लिजेंसी की वजह से, निगलेक्शन किसकी है यहाँ पे, निगलेक्ट किसने की, नेग्लिजेंसी किसकी है, प्रिंसिपल की, तो उस सूरत में हु विल बी लाइबल, ऑब्वियसली प्रिंसिपल लाइबल होगा और उसको कंपनसेट करेगा, किसको, एजेंट को कंपनसेट करेगा इस सिचुएशन में।